हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो अगर आपको पता है कि हम इन वस्तुओं को प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। अगर लाइट होगी हम तभी चीज़ों को देख पाएंगे, और कोई अंधेरा कमरा है तो वहाँ पे हमें चीज़ों को देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार करें। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च या फिर मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है और जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख भी पाते हैं। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देख सकते हैं, जो कि वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उनको कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। कुर्सी, चित्र, जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च या फिर विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं पारदर्शी क्या होते हैं, अपारदर्शी क्या होते हैं और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। याद करें, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांटा था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो उसे कहते हैं अपारदर्शी, जैसे कि आप एक दीवार से आर पार नहीं देख सकते। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि हवा। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जैसे कि आप एक तेल लगे कागज़ के आर पार देखेंगे, आपको चीज़ें दिखाई तो देंगी लेकिन धुंधली दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1 की। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की सीट, अनुरेखण, कागज तथा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास करें। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? यहाँ पर आप इन चीज़ों को भर सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखें। हम देखते हैं कि किसी वस्तु या फिर पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी या फिर पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से या फिर बिल्कुल नहीं गुजरने देती। अब हम बात करते हैं कि छायाएं वास्तव में होती क्या है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान भी सकते हैं। जैसे मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहें। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचें। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहें कि वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या फिर रात में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई ऐसा प्रकाश स्रोत या फिर प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए होती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? तो हम बात करते हैं थोड़ा क्रियाकलाप 3 की। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च या फिर गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदेश एक अपारदर्शी वस्तु यानी कि जो आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या फिर कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र की सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता। जब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या तब छाया सीट पर बनती है? तो आप इनको भी देख सकते हैं करके। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन,
कमरे की दीवार, इमारतें या फिर इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह काम करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भी भ्रमित भी कर देती है, जैसे कि 11.4 में आपको चित्रों में दिखाई दिया होगा। इनमें कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार बात। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 4 की। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखें। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखें। इसके बाद एक आयताकार डब्बा लें और उसकी छाया देखें। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प या फिर अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन करें। उदाहरण के लिए लाल गुलाब या फिर पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते? तो आपको पता होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। छाया सबकी काली ही हमको दिखाई देगी, चाहे उसका कलर कुछ भी क्यों ना हो। एक लंबा बॉक्स लें या तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखें। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं या फिर जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आप इसको बता सकते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करते हैं। यहाँ पर लिखा है सूची छिद्र कैमरा। शायद आप ये सोचते होंगे कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। अब हम थोड़ा बात करते हैं क्रियाकलाप 5 की। दो ऐसे बॉक्स लें जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दें। फलक यानी कि जो उसकी एक सतह होती है, जैसे कि रुकिए अभी बताती हूँ। जैसे कि ये घन है तो जो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट है या फिर जो सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसका सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसको फलक कहते हैं। दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट दें। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छेद बनाएं। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटें। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी कि पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दें। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाएं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे काले रंग के कपड़े से ढक लें। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि पेड़ हो गए, इमारत हो गई, तो उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वो सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब खिसकाएं जब वो दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर से ना मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं या फिर उल्टे? आश्चर्य है ना। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे में सूर्य का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी अलग व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। कि आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं। अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी रेज आती है, लाइक यूवी रेज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन एंड जो हमारी आँखें तो उन पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हम उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे भी हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र के भीतर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे सूची छिद्र, जैसे कि यहाँ पर जो भी बीच बीच में आपको एक गैप दिख रहा है वाइट वाइट सा, तो ये सारे सूची छिद्र होते हैं।
भूजो के मस्तिष्क में एक विचार आया कि हमने अपने सूची चित्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देंगे? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची चित्र, प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब हम जरा बात करते हैं क्रियाकलाप 6 की। आइए पाइप का छोटा सा टुकड़ा या फिर रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। जब कमरे में दूसरी तरफ से आप खड़े होकर के पाइप से मोमबत्ती को भी देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाएं या फिर बाईं तरफ घुमाएं। क्या अब आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये दिखाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। दर्पण और परावर्तन की अब हम बात करेंगे। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को भी देखते होंगे। जो आप देखते हैं वो दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है, क्योंकि क्या होता है, जैसे यहाँ से लाइट आई, इस चीज़ से टकराई और दोबारा आपकी आंखों तक आई, तो इसको कहते हैं वैसे परावर्तन की घटना। तो इससे क्या हुआ, जैसे यहाँ से लाइट आई, इस दीवार पे पड़ी, फिर आपकी आंखों तक वापस आई, तो आपको जो दीवार है वो फिर तब दिखाई देती है। ऐसे करके आप चीज़ों को देख पाता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील या फिर तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 7 की। ये क्रियाकलाप रात्रि के समय या फिर एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहें कि वो एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे से दूसरे कोने में खड़े हो जाए और टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लें तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालें। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? जैसे आपने कई बार ये वाला एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, लाइट चमकाना एंड टॉर्च चमकाना दर्पण पे, फिर मतलब ये दर्पण की जो चमक होती है एकदम से मुंह पे भी लगती है। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। जैसे कि ये कोई चीज़ है, यानी कि कोई फोटो है, और जैसे आपकी आँखें हैं, यहाँ पे आप खड़े हो, जैसे यहाँ से लाइट आई, जब ये इस दीवार से टकराएगी या फोटो से टकराएगी, फिर ये लौट करके इस दीवार से टकरा करके वापस आपकी आंखों तक पहुँचेगी, तब जा करके आपको वो चीज़ दिखेगी। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 8 की। एक बड़ी थर्मोकॉल की सीट के किनारे पर एक कंघी और इसके दूसरे किनारे में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाएं। दर्पण और कंघी के बीच में कागज की गहरी रंगीन सीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखें या फिर कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र में दर्शाए गए पैटर्न को प्राप्त करते हो? इस क्रियाकलाप से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा ये किस प्रकार दर्पण से परावर्तित हो जाता है। तो उस चीज़ का ये प्रैक्टिकल आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आप कुछ बात करते हैं वोकेबुलरी या फिर टर्मिनोलॉजीज पे। दीप्त वस्तु जिनका अपना प्रकाश होता है तथा जिनकी वजह से, जिनके प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया या फिर सूर्य हो गया। अपारदर्शी, जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, और परावर्तन, जैसे कि मैंने अभी बहुत बार आपको एग्जाम्पल दे दे करके समझा दिया, आप समझ गए होंगे। पारभासी, जिनसे हमें पूरी तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी दिखाई देती हैं, जैसे कि कोई तेल लगा कागज। पारदर्शी, जिसके आसपास हम अच्छे से देख सकते हैं, लाइक हवा। अब हम चैप्टर के सारांश की बात करते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे कि हवा हो गया। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, जैसे कि कोई घिसा हुआ कांच या फिर कोई तेल लगी हुई सीट। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो फिर छाया बनती है।
साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में भी किया जा सकता है। स्पेशली जैसे अगर सूर्य ग्रहण वाली चीज़ है वो आप इसकी वजह से देख सकते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे, जब आप चैप्टर समझ गए तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी है। तो नीचे दी गई वस्तुओं में से पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, दीप्त या फिर अदीप्त में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रदीप नलिका और दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफोन शीट और तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। आप इन सबको मतलब क्लासीफाइड कर सकते हो इन सारी चीज़ों में जो कि ऊपर दी गई है। साथ ही साथ आप इनके मीनिंग भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी पारभासी होती है, कौन सी दीप्त होती है, कौन सी अदीप्त होती है, कौन सी पारदर्शी अपारदर्शी होती है। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप वृत्ताकार छाया बनाएं तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाएं। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए चैप्टर आप समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिले। PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।